हेलो एवरीवन। सो लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेल डिवीज़न के बारे में। ये सेल डिवीज़न का पार्ट 2 है। हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था किस तरीके से सेल डिवीज़न के क्या क्या फेजेस होते हैं। हमने इंटरफेस के बारे में डिस्कस कर लिया था और एम फेज़ के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एम फेज़ में सबसे पहले हम देखेंगे माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जैसे कि माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं। जितने नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम डॉटर सेल्स में भी होते हैं। उसके साथ साथ माइटोसिस जो है वो रिपेयर के लिए किया जाता है और सोमैटिक सेल्स में होता है। आज हम देखेंगे माइटोसिस के कितने फेजेस हैं, किस तरीके से माइटोसिस होता है और क्या क्या सेल के अंदर चेंजेस आते हैं। सबसे पहले माइटोसिस को डिस्कवर किया था वॉल्टर फ्लेमिंग ने। उसके बाद हम आते हैं माइटोसिस के दो फेजेस के बारे में। देखो, ब्रॉडली अगर हम बात करें तो माइटोसिस को दो ही फेजेस में क्लासिफाई किया गया है। पहला है हमारा कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है हमारा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में जो हमारे पास वर्ड है कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो कैरियोकाइनेसिस में हम याद रखेंगे कि हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर डिवीजन के बारे में। और साइटोकाइनेसिस में साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, यानी कि इसमें हम बात करने वाले हैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के बारे में। तो पहले कैरियोकाइनेसिस होता है। माइटोसिस में सबसे पहले सेल जो है वो अपने अंदर के न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा, जिसे हम कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे। और उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। तो आपने बहुत सारे बुक्स में ये लिखा हुआ देखा होगा कि कैरियोकाइनेसिस इन द माइटोसिस, कैरियोकाइनेसिस इज़ फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो वो यही चीज़ है कि पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा और फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। अब हम आते हैं कैरियोकाइनेसिस के बारे में। कैरियोकाइनेसिस में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने एक नॉर्मल सेल को। हमारा एक नॉर्मल सेल, जैसे हम बोल रहे हैं कि अभी अभी वो इंटरफेस से होकर आया है और इंटरफेस के बाद वो माइटोसिस में एंटर करने वाला है। तो पहले हम सेल में देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होगी, उसके पास में एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, उसके साथ में उसके पास में जेनेटिक मटेरियल होगा जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर होंगे। उसके बाद न्यूक्लियोलस हमारे पास देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ हमारे पास सेल ऑर्गेनल्स भी होंगे, जैसे कि गोल्गी अपैरेटस के बारे में हम बात कर सकते हैं। और यहाँ हमें, अगर हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे सेंट्रियोल्स भी होते हैं। अब हम देखते हैं ये इंटरफेस का कंडीशन है, जब सेल अभी माइटोसिस में एंटर करेगा। माइटोसिस में आने के बाद में जो सबसे पहला फेज़ जिसके बारे में हम बात करते हैं वो है प्रोफेज़। हम कब बोलेंगे कि सेल इंटरफेस से प्रोफेज़ में एंटर कर गया? जब हम देखेंगे कि सेल का जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस होना शुरू हो गया है। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे पास में जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस होके क्या फॉर्म करने लग गया है? वो कंडेंस होके फॉर्म करने लगा है क्रोमोज़ोम को। तो हम बोलते हैं इंटरफेस से ट्रांजिशन हुआ है टू प्रोफेज, जब हमारा क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम को फॉर्म करेगा। साथ में हम देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो गई है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हुई है और पूरी तरीके से डिसअपियर नहीं हुई है। साथ में न्यूक्लियोलस तो डिसअपियर हो चुका है, हमारे पास गोल्गी अपैरेटस भी डिसअपियर हुआ है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हुई है। उसके बाद आता है सेंट्रियोल। हमारे पास सेंट्रियोल में एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम कहते हैं एस्टर। यहाँ आप देखोगे जो सेंट्रियोल है उसके साइड में हमें थोड़े प्रोजेक्शन दिखने मिलते हैं। इन प्रोजेक्शंस को ही हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं। सेंट्रियोल हमारा प्रोफेज में आने के बाद में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है, लेकिन पूरी तरीके से स्पिंडल फाइबर फॉर्म नहीं होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमें एक स्टार जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे हम बोलते हैं एस्टर। तो प्रोफेज के बारे में यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। फिर बोलते हैं हम कि सेल आता है मेटाफेज में। मेटाफेज में आने के बाद क्या क्या चेंजेस है सेल के अंदर? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम कब बोलेंगे मेटाफेज की स्टार्टिंग हुई है? जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर कर चुकी है। ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछा जा चुका है कि बताओ मेटाफेज में कब एंटर हुआ सेल? तो मेटाफेज में एंटर हुआ जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से डिसअपियर कर गई। फिर हम देखेंगे कि जो क्रोमोसोम्स हैं उन्होंने अपने आप को एक इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज कर लिया है।
इस इक्वेटोरियल प्लेन को हम बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। इसमें क्रोमोसोम्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। जो स्पिंडल फाइबर है उनका फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका होता है और हमारे क्रोमोसोम जो हैं उनसे स्पिंडल फाइबर आके कनेक्ट हो जाते हैं। फिर आता है हमारे पास में एनाफेज। एनाफेज में हम देखते हैं कि हमारे जो क्रोमेटिड्स हैं वो टूट चुके हैं, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो बिल्कुल अलग हो गए हैं और वो ऑपोजिट पोल में मूव करना स्टार्ट हो गए हैं। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं क्रोमोसोम के बारे में तो क्रोमोसोम जो है हमारा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जहाँ पे 2 सिस्टर क्रोमेटिड होंगी। यहाँ पर हमारे पास होता है एक सेंट्रोमियर जिससे वो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में अटैच्ड होती हैं और सेंट्रोमियर के साइड में लगे होते हैं प्रोटीन जिन्हें हम कहते हैं काइनेटोकोर। ये प्रोटीन क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये प्रोटीन जो है क्रोमोसोम को स्पिंडल फाइबर से अटैच करने में हेल्प करते हैं। अब जब हमारा मेटाफेजिक प्लेट बन जाती है और क्रोमोसोम से स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं तो स्पिंडल फाइबर एक गेम खेलना स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है टग ऑफ वॉर। जैसे हम टग ऑफ वॉर में देखते हैं कि दोनों पार्टिसिपेंट जो है अपनी तरफ रस्सी को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरीके से स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे, वो दोनों अपनी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो सेंट्रोमियर है ये ब्रेक कर जाएगा और सेंट्रोमियर के ब्रेक होते ही दोनों क्रोमेटिड्स जो हैं वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे और अलग होने की वजह से क्या होगा, दोनों ऑपोजिट पोल पर मूव करने स्टार्ट हो जाएंगे। तो एनाफेज में हम देखेंगे क्या होता है। एनाफेज में हमारे सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम टूटते हैं, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑपोजिट पोल पर मूव करने स्टार्ट होते हैं। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि हमारे जो स्पिंडल फाइबर हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब है वो अपनी तरफ खिंच रहे हैं। उसके बाद लास्ट में आता है टीलोफेज। टीलोफेज में आप क्या देखोगे? टीलोफेज लास्ट फेज है कैरियोकाइनेसिस का, जिसमें जो क्रोमेटिड्स अलग अलग हुए थे वो क्रोमेटिड्स वापस से डीकंडेंस हो जाएंगे और डीकंडेंस होने के बाद में वो फिर से क्रोमेटिन फाइबर को ही फॉर्म कर लेंगे। उसके साथ में आप देखोगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर कर रही है और आपको एक ही सेल के अंदर न्यूक्लियोलस भी रीअपीयर करेगा और एक ही सेल के अंदर आपको 2 न्यूक्लियाइज देखने को मिलेंगी टीलोफेज के अंदर। यहाँ आके हमारा कैरियोकाइनेसिस होता है कंप्लीट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप नोट्स में लिख सकते हो अपने, और वो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला है प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज में आप ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है स्पेसिफिकली कि प्रोफेज में हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट होती है, ना कि पूरी तरीके से डिसअपियर होती है। प्रोफेज में क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होता है ताकि वो क्रोमोसोम को फॉर्म कर सके और उसके साथ साथ यहाँ पे न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब डिसअपियर हो जाता है। और हम कब बोलेंगे कि सेल मेटाफेज में एंटर हुआ है? जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से डिसअपियर हो चुकी है। अब हम बोलेंगे मेटाफेज स्टार्ट हो गया है। उसके साथ में जो क्रोमोसोम्स होंगे वो अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज कर लेंगे और हम लास्ट में देखेंगे कि स्पिंडल फाइबर जो है हमारे वो पूरी तरीके से अटैच हो जाएंगे काइनेटोकोर से, जो कि हमने बोला अभी एक प्रोटीन है। फिर हम आते हैं एनाफेज में। एनाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो डिसअपियर थी ही, हमने देखा, मैंने यहाँ लिखा है डिसअपियर्ड, मतलब वो पहले ही डिसअपियर हो चुकी है और क्रोमेटिड यहाँ पर आकर सेपरेट हो जाएंगे। उसके साथ साथ जो स्पिंडल फाइबर है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इसीलिए क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे। टीलोफेज में क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर करेगी क्योंकि आपका जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो डीकंडेंस हो चुका है। अब उसके अराउंड एक मेम्ब्रेन होना ज़रूरी है, तो इसीलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर करना शुरू करेगी। आपको 2 न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगे एक ही सेल के अंदर, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब रीअपियर कर जाएंगे। ये होते हैं हमारे कैरियोकाइनेसिस के फेजेस। आप इसको एक बार डायग्राम की हेल्प से भी देख सकते हैं। यहाँ हमने देखा कि इंटरफेज है, इंटरफेज में हमें एक नॉर्मल सेल दिखाई दे रहा है, जिस तरीके का सेल होता है वैसा ही है। यहाँ जब आप प्रोफेज में आओगे, आप प्रोफेज में आके देखोगे कि हमारा जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कन्वर्ट हो गया है क्रोमोसोम में। जो सेंट्रियोल्स हैं वो दोनों ऑपोजिट पोल पर मूव कर चुके हैं और उन्होंने फॉर्म कर लिया है एस्टर। रिमेंबर, एस्टर का मतलब होता है स्टार लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद हम आते हैं हमारे मेटाफेज में। मेटाफेज में हमने देखा इक्वेटोरियल प्लेन में किस तरीके से अरेंज हो चुके हैं हमारे क्रोमोसोम। एनाफेज में वो बीच से टूटकर सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑपोजिट पोल पर मूव करेंगे और टीलोफेज में हमें देखने मिलेगा 2 न्यूक्लियाई का स्ट्रक्चर। 2 न्यूक्लियाई होंगे हमारे पास और हमारे पास सिर्फ एक ही सेल होगा।
और फिर आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस को हम इस लेक्चर में ना डिस्कस करके नेक्स्ट में करेंगे, क्योंकि साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल और प्लांट सेल में अलग अलग तरीके से होता है, तो उसका भी एक डीप हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ मेंशन करना रह गया था वो ये है कि प्रोफेज जो होता है वो नियर अबाउट 50 मिनट्स का होता है। आपको टाइम ड्यूरेशन याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ है टीलोफेज़। अगर मैं टाइम के टर्म्स में बात करूँ, लॉन्गेस्ट फेज़ टीलोफेज़ है। उसके बाद आता है हमारे पास प्रोफेज़। प्रोफेज़ के बाद आता है हमारे पास मेटाफेज़, जिसमें कम टाइम लगता है। और सबसे छोटा फेज़ होता है हमारे पास एनाफेज़। यू नीड टू रिमेंबर दिस, क्योंकि पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा फेज़ कौन सा है वो बताओ। सो यू शुड बी नोइंग कि एनाफेज़ जो है हमारा वो सबसे छोटा, सबसे शॉर्ट टाइम का फेज़ होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया सारा का सारा कैरियोकाइनेसिस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे साइटोकाइनेसिस के बारे में। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।